Hello dear students, in this video we will be discussing about the calculus and perfectly competitive firm profit maximization. ओके तो यहाँ पे देखना है हमें कि कैलकुलस का यूज करके हम कैसे जो फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको चीज़ समझनी है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो प्राइस है जो ऑलरेडी मार्केट ही डिसाइड करती है, उसमें फर्म का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अ फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस अ मार्केट प्राइस इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। कीप इन माइंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ओके, तो यहाँ पे अगर प्राइस जो है, इफ प्राइस इज डिसाइडेड बाय द मार्केट देन फर्म मस्ट इक्वेट अ प्राइस विद द मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो फिर मार्जिनल कॉस्ट के साथ ही उसको इक्वेट करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं बताऊंगा ये कंडीशन कैसे डिराइव होती है। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि जो प्रॉफिट होता है हमारा, जो P इज इक्वल टू प्रॉफिट है हमारा, तो यहाँ पे क्या है, ये रेवेन्यू माइनस कॉस्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए रेवेन्यू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में क्या है, प्राइस ऑलरेडी हमारे पास गिवन होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्राइस गिवन है आपके पास, जैसे मैं इसको PQ लिख रहा हूँ, रेवेन्यू को, इस कॉस्ट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, आप इनका डेरिवेटिव लेते हैं, कैसे, आपको ये जो प्रॉफिट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू, आप Q डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये नीचे क्या आएगा, ये P रह जाएगा और आगे क्या आएगा आपके पास, जीरो को इक्वल रखते हैं ना इसको, इसका आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट आ गया इक्वल टू जीरो। इस केस में अगर मार्जिनल कॉस्ट को आप राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये कंडीशन ये भी बन जाता है, जो कि जनरली हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इस कंडीशन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको आइडिया हो गया कि किस तरह से जो है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मोनोपोली में हमारा किस तरह से जो होता था, कंडीशन होता था मोनोपोली में क्या होता था, वहाँ पे MR इज इक्वल टू MC होता है, पर यहाँ थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी गिवन है, जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अपने आप ही वो P आ जाता है, और P हमारा किसके इक्वल है, P हमारा P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, क्योंकि P कांस्टेंट रहता है तो इसलिए ये MR और AR के ही इक्वल रहता है। ठीक है, तो MR में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये कंडीशन है, आप इस कंडीशन को भी कर सकते हैं। आप जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फंक्शन बनेगा आपका, आपको इसको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, किसके रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में, और जीरो के इक्वल पुट करना है, तो बिल्कुल सेम कंडीशन अपने आप आ जाएगी। कौन सी कंडीशन आ जाती है, अपने आप यही चीज़ बन के आ जाती है। ठीक है, और सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है आपको प्रॉफिट फंक्शन का, वो किसके, लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका स्लोप P का कांस्टेंट है, जीरो ही रहेगा। तो ये देखिए ना, सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप देखिए ना, तो P जो है अब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट आ गया तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस केस में भी वही होगा कि अपने आप ही ये चीज़ें ग्रेटर हो जाएगी। कौन सी, आप इसको जो रेवेन्यू जो है आपका, इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू को सेकंड टाइम आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो आपने इसको सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो ये किससे लेस देन होगा, ये जो हमारा जो कॉस्ट को हम सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उससे लेस ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप अपवर्ड है। तो ये मेन जो कंडीशन है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये दो मेन कंडीशन है। दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताई, क्योंकि जैसे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में देखेंगे तो वहाँ पे इस तरह की कंडीशनें नहीं होगी, वहाँ पे सिंपल P इज इक्वल टू MC को ही फॉलो किया जाता है, तो जिससे आपको कुछ कन्फ्यूजन अराइज हो सकती है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया कि किस तरह से ये चीज़ें सॉल्व की जाती है। अब मैं एक न्यूमेरिकल की तरफ आता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल होगा तभी आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। तो देख ले, फॉर्म अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट टोटल फंक्शन इज गिवन, ये C इज इक्वल टू ये 500, और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इसके साथ Q लगा हुआ है। ठीक है, ये 5 प्लस 100Q माइनस 0.9Q स्क्वायर प्लस 0.04Q एक क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना हुआ है, कॉस्ट फंक्शन बना है, और मार्केट प्राइस 4 है जो ऑलरेडी गिवन है। मैंने पहले आपको बताया कि मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, इंटायर मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, एंड इंडिविजुअल फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। ओके, कीप इन माइंड। नाउ लेट्स प्रोसीड। व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू? First of all, we have to calculate the total revenue. Total revenue is the P time Q. Okay, P is 4 and Q will be written as it is. Okay, and cost function is C is equal to a 5 plus 10Q minus 0.9Q square
प्लस 0.04 क्यूब हो गया। ओके, दैट इज़ द नाउ प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट कैसे लिखना है, दैट इज़ द आर माइनस सी के फॉर्म में लिखना है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4Q, दैट इज़ द टोटल रेवेन्यू, और कॉस्ट जो आएगी ये सारी आगे आएगी, ठीक है। तो कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास, ये माइनस हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ठीक है। आगे आ जाएगा 10Q आ जाएगा, ठीक है। देन ये प्लस 0.9Q² आ जाएगा, एंड अगेन हमारा माइनस आ जाएगा 0.04 क्यूब आ गया, ठीक है। ये आ गया। अब हमें इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लो आप इसको थोड़ा सा, जैसे 4Q और 10Q क्या सेम पावर है इनकी, तो यहाँ से 4 माइनस हो जाएगा इसका, इसको मैं माइनस लिखता हूँ, ये आएगा -6Q आ जाएगा, ठीक है। आगे जो चीज़ें हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये ऐसे ही रहेंगी, 0.9Q² आ जाएगा, और माइनस 0.04 क्यूब आ जाएगा, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू Q, ठीक है। जो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आया है इसको विद रिस्पेक्ट टू Q डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये -5 है तो कांस्टेंट है तो 0 ही रहेगा। आगे क्या है, 6 है, -6 है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये -6 आ जाएगा, Q नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो 0.9 है ये 9 टू द 18 आएगा, एक के बाद डेसिमल लग जाएगा तो 1.8Q आ जाएगा, और इसके बाद 4 3 द 12 और 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे ये 1.2 और ये Q² आ गया, क्योंकि n-1 होगा, ठीक है। तो n सिंपल n वाला फॉर्मूला मैंने किया है। तो n क्या होगा, जैसे xn है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, nx n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सिंपल वाला पावर फार्मूला यूज किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई। अब क्या करना है, मैं जो भी यहाँ पे चीज़ आई है इसको 0 के इक्वल पुट करना है हमें, ठीक है। तो इसको कर दूंगा -6 प्लस 1.8Q माइनस 0.12, ये Q² आ गया और इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको पूरे फॉर्म में लिखेंगे, इस डेसिमल को रिमूव करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो इस डेसिमल को रिमूव करने की कोशिश करूँगा तो मैं इन सारे चीज़ों को 100 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो 100 से मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँगा। सबसे पहले तो मैं डेसिमल को हटाऊँगा, ठीक है। डेसिमल को हटाना तो 1.8 है तो एक के बाद यहाँ पे डेसिमल है तो नीचे मैं 10 लिख सकता हूँ। आपको पता है डेसिमल को रिमूव करना होता है, ऐसे लिखते हैं, ओके। देन मैं इसको 1 2 है तो 2 के बाद डेसिमल है तो इसमें 100 आ जाएगा, इसको Q² आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसको इक्वल टू 0 रखना है, यहाँ पे इक्वल टू 0 रखना है। अब इसको देखिए यहाँ पे इन सारी चीज़ों को क्या करिए आप, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 600 प्लस, ओके, ये आ जाएगा 180 क्यूब, देन ये माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा 12 Q² आ जाएगा, और ये 0। देखिए सबसे पहले आपको चीज़ समझनी है कि हम किसी एक चीज़ से सारे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया, पर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब इसको बिल्कुल आपको फैक्टराइज करना है तो उसी इसमें लिखो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे 12, ठीक है। देखिए 12 को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, यहाँ पे सारे मल्टीप्लाई हो जाता है ना 12 से, तो इसको 12 को कॉमन ले लिया मैं, तो ये आ गया Q² माइनस ये 15Q, ओके, एंड प्लस 50 आ गया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। हमने 12 था कॉमन ले लिया, इसको यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने सिंप्लीफाई कर, जैसे यहाँ पे मैंने अगर इस 12 को कॉमन ले लेता हूँ तो पूरा ये ऐसे ही बन जाता है ये सारा, ठीक है। तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए लिया है, ठीक है। तो ये मैंने ये चीज़ें यहाँ पे कर दी। अब इनको फैक्टराइज करना है, क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करना है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 50 है ना, तो हमें दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पे 50 आ जाए, प्लस करने पे 15 आ जाए। तो वहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए ये Q² है और माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है, तो क्या करने पे आ रहा है यहाँ पे 5 का क्या हो गया, 50 हो गया, और 10 + 5 15 हो गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 5Q प्लस 10Q आ गया हमारे पास, ओके, ये 50 आ गया और इसको मैं 0 के इक्वल करता हूँ। अब इसको और सिंपलीफाई करता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा
-5 क्यू -10 क्यू प्लस 50 आ गया और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इनका मैं यहाँ पे q कॉमन ले लेता हूँ और अंदर मैं q लिख देता हूँ। ओके, और माइनस यहाँ पे 5 भी लिखता हूँ। ठीक है, तो यही रिजल्ट आएगा। और आगे यहाँ पे देखिए 10 और 15 है, तो यहाँ पे मैं देखिए इसको माइनस जो है ये देखिए ये 10 5 द 50 होता है, तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं। किसको? 10 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस 10 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, और अंदर मैं यहाँ पे q ऐसे ही लिख देता हूँ और अंदर मैं यहाँ पे 5 लिख लूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएंगे तभी ये चीज़ बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन सारी चीज़ें ले लेनी है। q -5 एक कॉमन आ गया। ठीक है, दो चीज़ें तो एक ही लेनी है हमने। फिर ये q -10 मैंने वैसे ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो q = 5 आ रहा है, एक जगह q = 10 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास q की दो वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन देखनी है। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या बोलती है कि सेकंड ऑर्डर कंडीशन ये बोलती है कि जो डेरिवेटिव होता है हमारा विद रिस्पेक्ट टू q जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव मैं जैसे ही लेता हूँ तो ये आ रहा है मेरा 1.8 -0.24 q आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना, पहले जो मैंने डेरिवेटिव लिया है मैंने उसी का फिर से डेरिवेटिव लिया है। मैंने कौन सा लिया है? देखिए पहले क्या डेरिवेटिव था मेरा, ये था -6 + 1.8 q -0.12 q² था। इसका डेरिवेटिव लिया है, ये तो 0 हो गया, इसका 1.8 रह गया और इसका मल्टीप्लाई हुआ 24, ये q आ गया। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे की। ठीक है, इस तरह से मैंने डेरिवेटिव लिया। अब देखिए आपको एक एक करके इसमें 5 और 10 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर आप 5 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एट q = 5 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं आप इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपके पास, देखिए 1.8 -0.24 और यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, इसमें 5 का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये दैट विल बी इक्वल टू 0.6 आ गया। तो ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू नहीं अचीव कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अचीव नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव आ गया ना, तो यहाँ पे वी आर नॉट गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें तो मैक्सिमम ही निकालनी है ना, मिनिमम थोड़ी निकालनी है। अब हमें सेकंड q का एट हमें q = 10 पे चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है q पे, ये 1.8 -0.24 और यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें 10 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा -0.6 आ जाएगा, तो लेस देन 0 है। इसका मतलब कि जो मोनोपोली का जो प्रॉफिट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म का जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है वो आउटपुट 10 पे हो रहा है। ठीक है, आउटपुट पे 10 आ रहा है। अब देखते हैं कि प्रॉफिट कितना है, अब प्रॉफिट का लेवल कितना है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, फर्स्ट भी हो गई। ठीक है, अब हमें देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। जो प्रॉफिट फंक्शन मैंने पीछे बनाया हुआ था वही मेरे को लिखना है। तो -5 था। ठीक है, फिर -6 q था, तो q की जगह मैं 10 लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या था, +0.9 था और q² था, तो q की जगह मैं 10 लिख देता हूँ और स्क्वायर कर देता हूँ। उसके बाद क्या था, 0.04 था और q³ था, तो q की जगह 10 लिख देता हूँ और ये q वैसे ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसको आगे आप करोगे तो आ जाएगा ये -5 और ये -60 और ये प्लस ये आ जाएगा आपका ये 90, क्योंकि 10 द 100 और उसका 90% 90 आ गया और आगे आ गया 40 आ जाएगा। ठीक है, इनको आप आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका -15। ठीक है, तो ये आपका आ गया -15। अब ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपको आउटपुट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखिए कॉस्ट फंक्शन में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कॉस्ट फंक्शन क्या था। हमारा कॉस्ट फंक्शन ये था कि 5 + 10q -0.9 q², ओके, एंड +0.04 q³ था। तो यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा है, फिक्स कॉस्ट कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना। तो देखिए हर
कोफिशिएंट के साथ एक वेरिएबल लगा है क्यू लगा हुआ है, तो ये तो है वेरिएबल। जैसे ही क्यू का वैल्यू 0 होगा तो ये सारा इंटायर पार्ट 0 हो जाएगा, पर फिर भी कॉस्ट 5 रहेगी। तो फिक्स कॉस्ट क्या है, जब आउटपुट आपका 0 हो जाता है तो फिर भी फिक्स कॉस्ट पॉजिटिव रहती है, तो इट मीन्स द 5 इज द फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अ फिक्स कॉस्ट डज नॉट फॉल टू 0 इवन इफ आवर आउटपुट इज 0। ओके, तो अब हमें क्या पता लग गया कि हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है, आवर फिक्स कॉस्ट इज 5। अगर आप प्रोडक्शन को 0 कर देते हैं तो आपका लॉसेस कितना होगा, 5 होगा। पर इस केस में लॉस कितना आ रहा है, आपका लॉस कितना आ रहा है, लॉस इज इक्वल टू 15। तो इट मीन्स द कि हम जो है वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रही है फर्म। तो इस केस में क्या है कि फर्म को अपना आउटपुट या प्रोडक्शन फैसिलिटी शट डाउन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, डिसकंटिन्यू। ओके, फर्म मस्ट डिसकंटिन्यू अ प्रोडक्शन व्हेन प्राइस इज इक्वल टू 4। ओके, इट्स लॉस विल रिड्यूस टू द ₹5 या $5। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, अगर फर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू करती है, फर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू कर लिया तो उसका लॉस 15 होगा, -15। अगर फर्म अपना प्रोडक्शन शट डाउन कर देती है तो उस केस में लॉस विल बी इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट। तो इस कंडीशन में फर्म को क्या करना चाहिए, फर्म को अपना प्रोडक्शन फैसिलिटी को क्लोज शट डाउन कर देना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का न्यूमेरिकल। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप इसमें दूसरे तरीके से भी आप इन चीज़ों को कर सकते हैं जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में बुक्स में दिया होता है शॉर्टकट। तो ये भी काफ़ी अच्छा मेथड है, इससे आप चीज़ों को और ज़्यादा क्लैरिटी होती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।